हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे जिसमें हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कवर कर दी थी। आज हमारा लास्ट पार्ट है प्लेटलेट्स, ठीक है। और इस बीच बहुत दिन दिवाली की वजह से सबने घर में अपनी दिवालियाँ मनाई होंगी, तो दिवाली की वजह से थोड़ा सा क्लास 2-4 दिन नहीं हो पाई, लेकिन हम दोबारा से अब अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लेते हैं और दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, और ये जो प्लेटलेट्स चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अभी बताऊंगी, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे, मैंने क्या कहा था, जो ब्लड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो प्लाज्मा होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें भी 3 टाइप की सेल्स थी, क्या थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे स्टार्ट प्लेटलेट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, और 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होंगे यहाँ पर। कम से कम मैं तुम्हें 7 या 8 क्वेश्चन अभी बताऊंगी, और ये एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट। देखो कैसे, जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना, उसका जो केमिकल नेम होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट, और साइट मतलब सेल, यानी ऐसी सेल्स जो क्लॉटिंग बनाती हैं। तो ये जो जहाँ पर भी प्लेटलेट्स शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो जहाँ पर मतलब प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, और क्या हो जा रही है, डिजीज हो जा रही है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 4.5 टू 5.5 लाख में। जैसे हमने आरबीसीज के बारे में बताया था कि आरबीसी मिलियंस में होती है, 4 to 5 मिलियंस आरबीसीज होती हैं। और जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो सबसे कम होती है, वो 8 to 10,000 में ही होती हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 4 से 5 लाख तक होती है। कितना, 100 ml एच, यानी 1 ml जो एच होगा उसमें कितनी होंगी, 4 से 5 या 5.5 लाख के होंगे प्लेटलेट्स। तो ये याद रखना कि जो आरबीसीज होती हैं वो मिलियंस में होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कुछ 1000 होती हैं क्योंकि वो कम होती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो लैक्स में होती हैं, 4 to 5 लाख। और जो इसका फॉर्मेशन होता है, तो मैंने कहा था कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मेरो। ब्लड में ही क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों कहाँ से बनेगा, बोन मैरो से। आरबीसीज भी बोन मैरो से, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो से, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो से बनेगी। और लाइफ स्पेन इनका क्या है, 8 to 10 डेज। जैसे आरबीसीज का 120 डेज था, और डब्ल्यूबीसीज का भी 2 to 3 डेज था। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी 8 to 10 डेज होता है, मतलब कि 1 से 1.5 हफ्ते तक, ठीक है। और जो उसका शेप होता है ये भी इरेगुलर होता है। डब्ल्यूबीसी का भी इरेगुलर बताया था ना मैंने, जैसे अमीबा लाइव स्ट्रक्चर कैसे भी। एक ये आरबीसीज होती है जो ओवल शेप की होती है, ठीक है, आरबीसीज। और जो डब्ल्यूबीसीज होती है और प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं। और इनकी डेथ कम हो जाती है, वही ब्लड में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसीज की भी ब्लड में ही हो जाती है, लेकिन एक आरबीसीज ऐसा था जो स्प्लीन में और लिवर में जा रहा था, ठीक है, डेथ के लिए। बोला था ना, स्प्लीन को याद होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी। और अब इसका मेन काम है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी ना तो फिर क्या होगा, अभी मैं बताती हूँ। ब्लड क्लॉटिंग ना होने से कितना कितना नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में नहीं है तो क्या हो जाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर पता ही है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना मतलब ब्लीडिंग होना, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाएगी, और क्या होती है, लास्ट में डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है, 3 to 5 मिनट, ठीक है। 3 to 5 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम लेगी ना तो फिर क्या होगा, देखो, अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ब्लड क्लॉटिंग में लग रहा होगा तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा, पूरे शरीर का ब्लड निकल के बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और खून ही नहीं होगा तो हमारे सेल्स क्या करेंगे, तो सेल्स क्या हो जाती है, यानी बॉडी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका 3 to 5 मिनट से ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग में नहीं होना चाहिए। अब देखो, ब्लड क्लॉटिंग होती कहाँ है, ब्लड क्लॉटिंग शरीर के बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग कहाँ होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग हमारे आउटसाइड होती है, बाहर होती है। क्योंकि अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो फिर क्या होगा, स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। वहाँ तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट जब हो जाएगा तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो स्ट्रोक पड़ जाता है।
तो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हमेशा बाहर होती है। सपोज जैसे हमारे यहाँ पर कोई चोट लग गई, ठीक है, हमारे यहाँ पर चोट लग गई। अब चोट लगने से क्या हो जाएगा, जितने भी हमारी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरी वेन्स सुना ही होगा, तो वो क्या होता है, रैप्चर हो जाती है, यानी वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फट जाती है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, ब्लड बहने लग जाता है। अब ब्लड बहने लग जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। और प्लेटलेट्स में ऐसे बहुत से केमिकल्स, बहुत से विटामिन और बहुत से और चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स, जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। और अगर क्वेश्चन में आ गया कि हमारे अंदर भी तो ब्लड बह रहा है, तो वहाँ क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक केमिकल ऑलरेडी मौजूद होता है जो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है अंदर, ठीक है, जिसको कहते हैं हिपेरिन। ये सब मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होती है ब्लड क्लॉटिंग की, उसको समझने से पहले क्या करो, कुछ चीज़ें इस टर्म्स को याद कर लो। ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन 3 रिएक्शंस में कंप्लीट होती है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो कैसे, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड, उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है जी। अब सब कहेंगे कि कैल्शियम तो हेयर्स में होता है, बोन्स में होता है, नेल्स में होता है, इन सब में होता है, लेकिन कैल्शियम ब्लड में भी होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे ये कोई भी एक बोन है, ठीक है, तो मैंने बताया था ना, ये बोन मैरो होता है, जो एम्प्टी पार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, कैल्शियम होता है। यही क्या कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और क्या हो जाता है, अब जैसे हमारा जो स्किन है या जो हमारा शरीर है, जैसे हमें कहीं पर क्या हो गया, किसी भी पार्ट में डैमेज हो गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले तो जहाँ पर डैमेज हुआ है उस डैमेज पार्ट से क्या होगा, एक केमिकल रिलीज हो जाएगा जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ही चोट लगती है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अपने आप ही केमिकल रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 प्रोटीन होते हैं हमारी प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी कौन सा, फाइब्रिनोजन। अगर एग्जाम में आ गया कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल है, तो कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ, ये जितना भी चीज़ें बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन में बनते हैं। कौन सा मिनरल रिलीज होता है, कैल्शियम। कौन सा प्रोटीन रिलीज हो जाता है, फाइब्रिनोजन। कौन सा केमिकल रिलीज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और अब ये देखो, अब इसका मतलब क्या है, हिपेरिन डीएक्टिवेटेड ब्लड में। अब क्या हो जाएगा, जब क्या होता है, बाहर हमें ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत होगी, तो हिपेरिन को डीएक्टिवेट भी तो होना चाहिए। अगर जब तक हिपेरिन है, वो तो ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देगा, क्योंकि हिपेरिन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आ गया, अब उसमें हिपेरिन भी है, तो वो क्या बाहर भी क्लॉट होने देगा, नहीं होने देगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो ये सबसे पहले इन प्रोसेस में क्या हो जाता है, हिपेरिन को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ केमिकल्स होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब ब्लड होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल होता है। सबसे पहले ये प्रोथ्रोम्बिन केमिकल क्या करेगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बिन किसकी प्रेजेंस में, जो कैल्शियम मैंने मिनरल बताया था, और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल क्या हो जाते हैं, ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी कैटालिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होता है उसको बढ़ा देना। तो यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को इतनी जल्दी बढ़ा दे रहा है, और जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में बदल दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ये केमिकल्स आते हैं तो ये इसको थ्रोम्बिन में बदल के एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है ये थ्रोम्बिन कराता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये क्या कर देता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, यही हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। अभी मैंने बताया था ना, हिपेरिन को डीएक्टिवेट करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। तो क्या हो जाता है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला था, ये थ्रोम्बिन उस हिपेरिन को, जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा था, उसको डीएक्टिवेट कर देगा। अरे हिपेरिन, यहाँ पर हमें क्या करनी है, ब्लड की क्लॉटिंग करनी है, आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हिपेरिन डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो फाइब्रिनोजन था, ये सब ब्लड में ही मिलते हैं। ये थ्रोम्बिन, इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में अगर थ्रोम्बिन नहीं हो गया तो उसकी जगह आप पेप्सिन भी लिख सकते हो। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि अगर ब्लड में थ्रोम्बिन नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, तो कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो फाइब्रिनोजन था उसको फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन होता है पता है, ऐसे ऐसे फाइबर वाला, ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं इसमें,
इस फाइब्रिन में, ठीक है। अब ये फाइब्रिन, ये जो ब्लड सेल्स होती है, कौन सी, प्लेटलेट से मिलकर क्या बना देता है, विटामिन के की। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन के। तो इनकी हेल्प से क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। कैसे, अब क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या था, जो ये फाइब्रिन था ये ऐसा था, अब यहाँ पर क्या आ गई, ये सारी ब्लड आ गई, अब जो ब्लड सेल्स थी, प्लेटलेट्स और ये सब ऐसे 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 कर, तो ये क्या बन गया, एक क्लॉट बन गया, ठीक है। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है ना, समझ लो कि एक धागे का गुच्छा है और उसको क्या कर दिया हमने, किसी चीज से मिक्स करके एक ऐसा करके मतलब कि हार्ड पार्ट बना दिया। तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन बन जाएगा। थ्रोम्बिन क्या कर देता है, हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। अब जो फाइब्रिनोजन था वो किस में बदल देगा, फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है वो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट से मिलकर विटामिन के की प्रेजेंस में ब्लड क्लॉट बना देगा। ऐसे फाइब्रस प्रोटीन होता है और उसमें मिक्स होकर ब्लड का क्लॉट बना देता है। ये जो 3 रिएक्शन है ना, इन 3 रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो आ जाएगा कि हिपेरिन को डीएक्टिवेट कौन करता है, थ्रोम्बिन। उसके बाद कौन सा केमिकल इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और कौन सा मिनरल इसको हेल्प करता है, तो कैल्शियम। और कौन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन या पेप्सिन। कोई भी एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा भी आ सकता है, एक एग्जाम में आया भी था कि अगर थ्रोम्बिन नहीं है तो थ्रोम्बिन की जगह कौन सा प्रोटीन काम करता है, पेप्सिन काम करता है। और जो ये फाइब्रिन है, अब फाइब्रिन से कौन मिलेगा, ब्लड सेल्स मिलेगी विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, ये क्या बना देंगे, ब्लड क्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना 3 टाइप की, इसके अलावा भी हमारे शरीर में एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं फैक्टर 9। ये हमारा क्या होता है, बाय बर्थ। ये हमारे शरीर में हमें बाय बर्थ ही मिलता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये किसी क्रिसमस डे के दिन शायद इसकी डिस्कवरी हुई थी, तभी इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि क्रिसमस फैक्टर किसे कहते हैं या क्रिसमस फैक्टर क्या है, तो क्रिसमस फैक्टर ही फैक्टर 9 है। ये एग्जाम में आता है कि कौन सा फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो आपको करना है फैक्टर 9, ठीक है। ये क्या होता है, बाय बर्थ ही होता है। जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर 9 करके एक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी किसी केस में क्या हो जाता है, ये जो फैक्टर 9 है ये अपसेंट हो जाता है बाय बर्थ ही, मतलब उसमें ये फैक्टर बनता ही नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस इंसान को क्या हो जाता है, हीमोफीलिया। हमने ये जब हमने जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज पढ़ी थी उसमें हमने हीमोफीलिया पढ़ा था और एक फैक्टर 9 पढ़ा था। आप जब ये जेनेटिक वाले आप क्लास को देख लेना एक बार, उसमें सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है कि जब फैक्टर 9 अपसेंट हो जाता है या फैक्टर 9 नहीं होता है, ये बाय बर्थ ही नहीं होता है किसी में, जिसको क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। और हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाता है, ब्लड बहता ही रहता है, ब्लड रुकता ही नहीं है। और क्या हो जाता है, ये सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज ये मैंने उस चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि क्या होती थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ना ये डिजीज चली आ रही है बहुत टाइम से। वो एक रॉयल रानी थी, तो इसलिए क्या करते थे, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अब क्या होता है, 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। और अगर क्लॉटिंग ही नहीं होगी तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लीडिंग होती जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, खून की कमी से इंसान मर जाता है, ठीक है। और जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस। ये भी एग्जाम में आता है कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस में क्या हो जाती है, जो प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो क्लॉटिंग होती है ना वो अंदर ही हो जाती है, जैसे स्ट्रोक और ये हार्ट अटैक वगैरह ये सब हो जाते हैं। अब ज़्यादा का मतलब ज़्यादा से कैसे क्लॉटिंग अंदर हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट को रोक रहा था ना, वो हिपेरिन तो रोक रहा था। हिपेरिन की भी तो अपनी एक कैपेसिटी होगी, कुछ रेशियो होगा। जब एक लिमिट अमाउंट में प्लेटलेट्स बन रहे हैं उतना ही तो हिपेरिन भी वर्क करेगा ना। अब प्लेटलेट्स ही इतना बन गए तो हिपेरिन भी कितना काम करेगा। अगर जो भी चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर है, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना ही रहता है। फिर भी अगर प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा बनने थे, ये
4 to 5 लाख में और 15 लाख बन गए, तो फिर हिपेरिन क्या करेगा? फिर हिपेरिन कुछ नहीं कर सकता। फिर हिपेरिन क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है और क्या हो जाता है? वो क्लॉटिंग अंदर ही होने लग जाती है। और क्लॉटिंग अंदर होने का मतलब है कि क्या? बस ब्लड, ये क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, स्ट्रोक आ जाता है, ये हो जाता है। अब जब ये हमारे शरीर में ना ब्लड गाढ़ा बनने लगता है, तो गाढ़ा मतलब क्लॉटिंग होने लगती है, तो उसको फटाफट से इमरजेंसी में ले जाते हैं और ब्लड थिनर लगाया जाता है, ब्लड थिनर के इंजेक्शन, ताकि खून क्या होगा? पतला होने के लिए। तो उसको क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं। उसमें एक मेडिसिन का नाम होता है एस्प्रिन। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी, जब ब्लड को पतला करना होता है तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है। उसमें एक ऑप्शन एस्प्रिन भी होगा। अगर किसी को भी ये जिसका ब्लड गाढ़ा हो गया है तो उसको क्या कहता है? एस्प्रिन दिया जाता है। एस्प्रिन क्या करता है? ब्लड को थिन कर देता है। कभी कभी किसी केस में अगर हिपेरिन की कमी हो गई, हिपेरिन भी तो कम हो सकता है ना, अगर किसी की कमी हो गई तो आर्टिफिशियल हिपेरिन भी देते हैं। तो आर्टिफिशियल जो हिपेरिन होता है वो 2 केमिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है सोडियम ऑक्सिलेट, एक होता है कैल्शियम सिट्रेट। तो ये 2 क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो आर्टिफिशियल हिपेरिन। अगर क्वेश्चन आ गया कि आर्टिफिशियल हिपेरिन कौन से केमिकल से बने होते हैं, तो सोडियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ये 2 केमिकल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्या हो गया? प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तब डेंगू नहीं हो रहा है। जब डेंगू होता है ना तब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको प्लेटलेट्स कम हो गई तब डेंगू हो गया। डेंगू तो वायरस कर रहा है। वायरस क्या करता है? ये जो वायरस होता है ये क्या कर देता है? हमारी हड्डियों में जाके फीवर कर देता है। हड्डी क्या हो जाता है? अब आपको पता ही है, जो भी बोन्स होती हैं ये यहाँ पर बनता है ना ब्लड, तो अब ब्लड यहीं बनेगा। सारा WBC RBC प्लेटलेट्स तो यहीं पर बन रही है। मैंने बताया था प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं। अब ये वायरस क्या करता है? यहीं पर जाके प्लेटलेट्स को ही बनने ही नहीं देता है। ब्लड ही नहीं बनने दे रहा है तो प्लेटलेट्स कहाँ से बनेंगी? तो ये प्लेटलेट्स नहीं बनने की वजह से क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स कम होना मतलब क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो डेंगू अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? उसको फटाफट से प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है। कहते हैं ना उसका प्लेटलेट्स कम आ गए, तो क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। और प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा ही कम हो जाती है तो फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम, डेथ तक हो जाती है। तो ये वायरस क्या करता है? सीधे हमारी बोन्स पे अटैक करता है। और जो ये रिएक्शन होती है जो ब्लड बनाने वाली, ये ब्लड फॉर्मेशन नहीं करने देता है, जिससे प्लेटलेट्स ही नहीं बनते हैं। और प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी? और ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी तो फिर क्या हो जाता है? ये नाक से अपने आप ब्लीडिंग होने लग जाती है, मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग क्या होती है? रुकती नहीं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो इससे हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। इनकी क्वांटिटी कितनी होती है ये सब क्वेश्चन ही समझ लो। एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखो इसमें मैं अभी 8 से 10 क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कैसे। देखो दूसरा नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 4 to 5 लाख कह सकते हो। फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में ही होता है। लाइफ स्पेन इसकी 8 to 10 डेज होती है। शेप इसका इरेगुलर होता है। डेथ कहाँ पर हो जाती है? ब्लड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस ब्लड क्लॉटिंग का टाइमिंग कितना है? तो ओनली 3 to 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हमारा पूरा शरीर का खून, हमारे ऊपर से नीचे तक जितना सारा खून है सारा बाहर, क्योंकि वो तो आर्टरीज वेन्स हमारी कैपिलरी से ही तो आ रहा है ना, और कैपिलरी डैमेज हो जाएंगी और वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक। और जो इसका मेन काम क्या होता है, अगर आ जाएगा कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या हो जाता है, तो उसका काम ही क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का होता है। और ये 2-4 चीज़ें मैंने पहले बता दी थी। और इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो 3 टाइप से होती हैं। उससे पहले हमने कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम होता है। और वहाँ पर डैमेज होता है तो वो कौन सा केमिकल, जो डैमेज सेल होती हैं वहाँ पर कौन सा केमिकल रिलीज हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हमारा जो प्लाज्मा होता है, यानी जो हमारा लिक्विड पार्ट है, उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। और जो क्या कर लेते हैं बाद में, इस प्रोसेस में हिपेरिन का डीएक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। कैसे? देखो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ये थ्रोम्बिन क्या होता है? हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद किसकी हेल्प से? प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम की हेल्प से। और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाएगा। किसमें? थ्रोम्बिन और पेप्सिन दो प्रोटीन होते हैं जो क्या कर देते हैं? फाइब्रिन में बदल जाते हैं और ये बदल देते हैं। और जो फाइब्रिन होता है वो एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। यही फाइब्रस प्रोटीन ब्लड सेल्स प्लेटलेट से मिलकर क्या बना देंगे? विटामिन के की प्रेजेंट में
विटामिन के के प्रेजेंट में क्या बन जाएंगे, ब्लड का क्लॉट कर देंगे, ठीक है। और क्या हो जाता है, एक फैक्टर होता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फैक्टर 9 क्या करता है या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, ऑप्शन आ जाएंगे तो फैक्टर 9, ये हमें बाय बर्थ ही मिलता है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। अगर क्रिसमस फैक्टर अब्सेंट होता है किसी किसी केस में, क्या होता है किसी किसी इंसान में ये बाय बर्थ ही नहीं होता है, तो उस केस में उसको क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। और हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती है, और एक बार हो गई तो होती रहती है और लास्ट में डेथ हो जाती है। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, ये क्या होती है, एक क्वीन विक्टोरिया थी, उनके क्या होते हैं, उनके परिवार में ये बहुत टाइम से चली आ रही है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। प्लेटलेट्स कम हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी और डेथ हो जाएगी। और प्लेटलेट्स जब बढ़ जाते हैं तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर ही क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। और जब किसी के भी शरीर में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और किसी के भी शरीर में जब क्या हो जाता है, खून गाढ़ा होने लग जाता है, तो उसको पतला करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगते हैं। और एक मेडिसिन भी आती है, कुछ साल पहले ये क्वेश्चन बना था कि ब्लड को पतले करने के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं, एस्प्रिन भी देते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अब जिसको डेंगू हो गया, अगर हमने उसको एस्प्रिन दे दिया ना, तो समझ लो उसकी डेथ वहीं पर हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, जो डेंगू होता है उसमें तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। प्लेटलेट्स की कमी हो रही है मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रही है, ब्लड ऑलरेडी इतना पतला है। अगर एस्प्रिन वहाँ पर उसको दे दी तो क्या हो जाएगा, ब्लड इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वो नाक आँख मुंह कहीं से भी बाहर आके उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डेंगू वाले को अगर एस्प्रिन दवाई दे दी तो समझो उसकी अल्टीमेटली डेथ ही होनी है। तो ये हो गया। और जो हिपेरिन अगर किसी की बॉडी में नहीं बन रहा है प्रॉपर या कमी है, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल हिपेरिन देते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आज हमारा पूरा ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और इससे कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर क्लास को अच्छी लगी। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। और 14 दिसंबर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।